आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 ट्रिलियन डॉलर की मईशत का निशाना हासिल करने 8% ग्रोथ रेट होगा दरकार। पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे पेश। लोकसभा में तेलंगाना के मसाइल ना पेश किए जाएं। टीआरएस एमपीज की स्पीकर से मांग, लेकिन बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट ने भी दिया करारा जवाब। आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, कहा और 10 गुना ताकत से करेंगे आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला। क्रिस गेल ने खेला वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, लेकिन क्रिकेट को अलविदा कहने का नहीं किया रस्मी ऐलान। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का किससे होगा मुकाबला, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? 6 जुलाई को खत्म होगा सत्र। अब खबरें तफसील से। आम बजट पेश होने से एक दिन पहले पार्लियामेंट में आज इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 पेश कर दिया गया। इस इकोनॉमिक सर्वे में हिंदुस्तान को 5 लाख करोड़ डॉलर की मईशत यानी इकोनॉमी बनाने का रोड मैप रखा गया। आपको बता दें कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 5 जुलाई यानी जुमे के रोज लोकसभा में मरकजी बजट पेश करेंगी। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक साल 2018-19 में हिंदुस्तान दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई मईशत रहा। हालांकि 2017-18 के मुकाबले जीडीपी ग्रोथ में हल्की गिरावट दर्ज की गई। जहां 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही, वहीं 2018-19 में यह 6.8% रही, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। साल 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद है। इससे ये इशारा मिलता है कि 2018-19 में धीमापन रहने के बावजूद मईशत पटरी पर लौट रही है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पिछले 5 साल में ग्रोथ रेट का औसत 7.5% रहा। 2018-19 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3.4% रहने का अंदेशा बरकरार है। सर्वे के मुताबिक इंतखाबात से जुड़ी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से जीडीपी ग्रोथ में कुछ कमी देखी गई। जनवरी टू मार्च के तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.8% रही, जो पिछले 17 क्वार्टर्स में सबसे कम है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के तैयार किए हुए इकोनॉमिक सर्वे में 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की मईशत का हदफ हासिल करने के लिए हर साल 8% ग्रोथ की जरूरत है। इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का अहम किरदार होगा। मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स 21.1% से घटकर 10.4% हो गई। 2018-19 में डॉलर्स में होने वाले सर्विस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स 5.5% और 6.7% तक घट गए, जबकि 2017-18 में ये 18.8% और 22.6% रहे थे। रुपए की कदर में गिरावट लगातार देखी गई। डॉलर के मुकाबले ये गिरावट 7.8%, येन के मुकाबले 7.7% और यूरो और पाउंड के मुकाबले रुपए की कदर में 6.8% की गिरावट दर्ज की गई। जहां अक्टूबर 2018 में $1 की कदर 74.4 रुपीस थे, वहीं मार्च 2019 में यह घटकर 69 रुपीस 2 पैसा हो गई। 69 रुपीस 20 पैसा हो गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च के ख़त्म तक 11.6 बिलियन यानी 11.6 अरब डॉलर तक की कमी आई। फिलहाल 14 जून 2019 तक इंडिया के पास 422.2 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में 2018-19 में 14.2% का इजाफा देखा गया। ये इजाफा सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स और केमिकल्स जैसे अहम सेक्टर्स में रहा। मजमूई तौर पर 2015-16 से एफडीआईज में लगातार बढ़त जारी रही। सर्वे में बताया गया कि आरबीआई की लिबरल पॉलिसीज की वजह से सूद की शरहें घटने की उम्मीद है। इससे आने वाले महीनों में इन्वेस्टमेंट्स और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी। 2011-12 से इन्वेस्टमेंट की रफ्तार घट रही थी, लेकिन इस साल तेजी आने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। सर्वे के मुताबिक तेल कीमतों में 2019-20 में गिरावट आएगी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में भी पहले से सुधार हुआ है। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बजट एस्टीमेट 16% के मुकाबले कमी आई है। इसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। मुस्तकबिल में पानी की संगीन कमी की तरफ भी इकोनॉमिक सर्वे ने इशारा दिया है। सर्वे के मुताबिक 2050 तक हिंदुस्तान में पानी की किल्लत एक बड़ा मसला बन सकती है। जुमे के रोज आम बजट पेश किया जाएगा और एनएन चैनल पर हम एक खास पेशकश
के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नाजरीन, अब नजर डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हुए रियासत से मुतालिक मसाइल को पार्लियामेंट में पेश करने की इजाज़त न देने की दरख्वास्त की। लोकसभा में टीआरएस पार्टी के लीडर नमा नागेश्वर राव की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट के एक वफद ने स्पीकर से उनके चेंबर में मुलाकात की। इन अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से तेलंगाना इंटरमीडिएट नताइज के बाद पेश आए तुलबा के खुदकशी के वाक़यात को ऐवान में उठाने पर शदीद एतराज़ किया और कहा कि रियासत के मसाइल को उठाने के लिए रियासती असम्बली मौजूद है। पार्लियामेंट में इस तरह के मसाइल उठाते हुए ऐवान के वक्त को ज़ाय किया जा रहा है। नमा नागेश्वर राव ने लोकसभा के रिकॉर्ड से बंडी संजय की तकरीर हदफ करने की दरख्वास्त की और मुस्तकबिल में रियासत के मसाइल को लोकसभा में पेश करने की इजाज़त न देने की दरख्वास्त की। वहीं तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय और डी अरविंद ने टीआरएस अरकान पार्लियामेंट की स्पीकर से मुलाकात और तेलंगाना से मुतालिक उठाए गए मसाइल को रिकॉर्ड से हदफ कर देने की दरख्वास्त पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तसाहली की वजह से इंटरमीडिएट के 27 तुलबा ने खुदकशी कर ली है। इस सिलसिले में तश्कील करदा 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट पर अगर हुकूमत अमल करती तो उन्हें इस मसले को पार्लियामेंट में पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में गुज़िश्ता रोज उनकी जानिब से इस मसले को उठाया गया था। इस रिकॉर्ड को हदफ कर देने की दरख्वास्त करना माना खैज है। बंडी संजय ने इस्तिफसार किया कि जब रियासती हुकूमत की जानिब से किसी मसले को हल नहीं किया जाता है तो इस मसले को मरकज़ की तवज्जो दहानी करवाते हुए उसे हल करवाने की कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तुलबा के मसाइल पर खामोशी अख्तियार करने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि टीआरएस हुकूमत की बदउनवानियों को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तुलबा की खुदकशी के वाक़यात से हमारा सर मुल्क के सामने शर्म से झुक गया है। मुल्क के कई इलाकों के कायदीन इतनी बड़ी तादाद में तुलबा की खुदकशी की वजह दरियाफ्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हम किस मसले को उठाएं और किस मसले को ना उठाएं, इस मामले में टीआरएस के मशवरों की ज़रूरत नहीं है। निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि 27 तुलबा की खुदकशी के वाक़यात पर शर्म करने के बजाय इस वाक़ये के रिकॉर्ड को हदफ करने की दरख्वास्त करना बेशर्मी की इंतहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से जो अवामी मसाइल पार्लियामेंट में उठाए जा रहे हैं उसे टीआरएस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी अवाम की पार्टी है और वो तुलबा के मसाइल को जिस प्लेटफॉर्म पर मौका मिले उसको उठाएगी। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस की रुकनियत हासिल करने वालों को 2 लाख रुपए बीमा की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने आज आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर्स में शहर के तमाम असेंबली हलकों के इंचार्ज के साथ पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत ने तमाम तबकात की बहबूद के लिए कई स्कीमों को शुरू किया है जिससे आवाम टीआरएस हुकूमत से काफ़ी मुतासिर है और रज़ाकाराना तौर पर पार्टी की रुकनियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रुकनियत हासिल करने वालों को 2 लाख रुपए के हादिसाती बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने अरकान असेंबली, इंचार्जेस, डिवीजन सुदूर और मकामी कायदीन पर जोर दिया कि वो तालमेल के साथ रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाएं और शहर हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को रुकन बनाते हुए रियासत भर में रुकनियत साजी में शहर को नंबर 1 मकाम दिलाएं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र रियासत के तमाम ज़िले सुदूर को 7 जुलाई के अंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के इजलास मुनक्किद करने की हिदायत दी है। उन्होंने ज़िले सुदूर से कहा कि इजलास में इंतखाबात के लिए तैयार की जाने वाली हिकमती अमली की इतला प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दें। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत में इंजीनियरिंग फीस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। एनएसयूआई के सदर पी वेंकट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी टीआरएस के वुज़रा और कायदीन के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाज़ टीआरएस कायदीन के कॉलेजेस होने की वजह से कमेटी पर दबाव डालते हुए फीस में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में फ़ीस भी कम थी, फ़ीसें बाज़ अदायगी यानी फ़ी रियम्बर्समेंट मुकम्मल होती थी, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ निस्फ फ़ीस ही अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डोनेशन के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसके बावजूद कमेटी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। काउंसलिंग के 3 मरहले मुकम्मल होने से पहले ही मैनेजमेंट कोटे की नशिस्तों को फ़रोग़ किया जा रहा है और
टीएफआरसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने मांग की है कि टीएफआरसी गैर जानिबदाराना काम करे, कॉलेजेस की ऑडिट रिपोर्ट का मुकम्मल जायजा ले, इसके बाद ही कॉलेजेस की फीस का तयन करे। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करेगी तो एनएसयूआई बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। किसान कांग्रेस के सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों के कर्ज माफी के बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात हुए 7 माह गुजर चुके हैं, लेकिन किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत के पास असेंबली और सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के फजूल खर्च के लिए रकम है, लेकिन किसानों को देने के लिए रकम नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रैतु बंधु स्कीम पर मौसर अमल आवारी नहीं हो रही है। किसानों के नाम पर हुकूमत उनके अराजी जोर ज़बरदस्ती से हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी किसानों को इंतखाबात में खुश कर रही है, लेकिन बाद में उन्हें हुकूमत के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर रही है। अराजी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के नाम पर किसानों को सड़क पर लाया गया। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जंगलाती एक्ट के खिलाफ काम करते हुए कबायलियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन गैर कानूनी तौर पर किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर सिर्फ इंतखाबात में बातें करते हैं और इस अहम मामले पर कुल जमाती इजलास भी तलब नहीं करते। उन्होंने मुतालबा किया कि कम से कम वज़ीर के सतह पर इजलास तलब करते हुए इस मामले की यकसुई की जाए। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर नारा लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद तेलुगु देशम कारकुनों पर काफ़ी हमले हो रहे हैं। गुंटूर में तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए लोकेश ने कहा कि तेलुगु देशम कारकुनों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पार्टी की जानिब से टोल फ्री नंबर 73062 9999 शुरू किया गया है। तेलुगु देशम कारकुन इस नंबर पर कॉल करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के हमलों और हरासानी की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने तेलुगु देशम कारकुनों को सब्र से काम लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि गुंटूर के तेलुगु देशम दफ्तर में वाईएसआर कांग्रेस के हमलों के खिलाफ कानूनी जद्दोजहद करने एक खुसूसी सेल कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि 30 दिन में तेलुगु देशम कारकुनों पर हमले के 100 वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें 6 कारकुनों की मौत भी हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इन्फोर्समेंट टीम ने फायर सेफ्टी के खिलाफ वर्जी करने वाले 20 कोचिंग सेंटर्स को मुखफ़िल कर दिया है। अमीरपेट के मैत्रीवनम में वाक़ कोचिंग सेंटर्स ने फायर सेफ्टी की मंजूरी ना लेते हुए अहकाम की खिलाफ वर्जी की थी। माजी में इन कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद कोचिंग सेंटर्स के मुंतज़मीन की जानिब से कोई कार्रवाई ना करने पर आज उन कोचिंग सेंटर्स को इन्फोर्समेंट की टीम ने मुखफ़िल कर दिया। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक नौजवान ने बेंज कार में खुद को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या दोपहर 3 बजे के करीब नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने लाल रंग की बेंज कार में एक नौजवान को खून में लथपथ पाया। कार में रिवॉल्वर और सेल फोन भी था। पुलिस ने नौजवान को शदीद जख्मी हालत में रायदुर्गम के केयर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया, जहाँ नौजवान का इलाज किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नौजवान की शिनाख्त मासाब टैंक के फैजल अहमद की हैसियत से हुई, जो यूएस कंसल्टेंसी का मालिक बताया जाता है। खुदकुशी की कोशिश की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस तहकीकात कर रही है। नाजरीन, आइए अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। आरएसएस से जुड़े एक मानहानि मामले में आज राहुल गांधी की मुंबई की शिवाड़ी कोर्ट में पेशी हुई। इस मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को 15,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद जमानत मिल गई। राहुल गांधी की तरफ से साबिक एमपी एकनाथ गायकवाड ने बेल बॉन्ड भरा। इस दौरान राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और मिलिंद देवरा भी मौजूद थे। राहुल गांधी की पेशी से पहले कोर्ट के बाहर उनके हामियों का जमावड़ा लगा हुआ था। इस मामले में सीपीआईएम कायद सीताराम येचुरी भी सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें भी इस मामले में समन जारी किया गया था। राहुल के मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कांग्रेस कारकुनों ने राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाने शुरू कर दिए। दरअसल राहुल पर आरोप है कि उन्होंने सहाफ़ी गौरी लंकेश के कत्ल को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी से जोड़ा था। वकील और आरएसएस लीडर डी जोशी की जाती शिकायत पर मजगांव महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत ने फरवरी में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को समन जारी किया था। जोशी ने 2017 में राहुल गांधी, साबिक कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। निजी शिकायत में कोर्ट से पुलिस को इस पूरे मामले की जांच कराने का हुक्म देने की दरख्वास्त की गई थी। जोशी ने इल्जाम लगाया था कि सितंबर 2017 में सहाफ़ी गौरी लंकेश के कत्ल के 24 घंटे बाद ही राहुल गांधी ने मीडिया से कहा था कि जो कोई भी बीजेपी और आरएसएस के नजरियात के खिलाफ बोलता है उसे दबाया जाता है,
पीटा जाता है, उस पर हमला किया जाता है और यहाँ तक कि उसका कत्ल भी कर दिया जाता है। वहीं शिकायत में ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि येचुरी ने कहा था कि आरएसएस के नज़रियात और आरएसएस के लोग थे जिन्होंने गौरी लंकेश का कत्ल किया है। जमानत मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन वो अब 10 गुना ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नज़रियात की लड़ाई है और वो पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर तो नहीं किया, लेकिन मोतीलाल वोहरा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर यह साफ इशारा भी दे दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी के नए सदर का जल्द इंतखाब करेगी। खबी तवक्को है कि कांग्रेस के नए सदर का ताल्लुक नेहरू गांधी खानदान से नहीं होगा। आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस में 19 सदर रहे। आज़ादी के बाद कांग्रेस के पहले सदर JB कृपलानी थे और गैर नेहरू गांधी सुदूरों ने 7 लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की क़यादत की थी, जिनमें से 4 में पार्टी को जीत भी मिली थी। गांधी परिवार से राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही थे जिनके पार्टी सदर रहते हुए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। राजीव गांधी 1985 में सदर बने और पार्टी 1989 का इलेक्शन हार गई। सोनिया गांधी 1998 में 1998 में सदर बनी, लेकिन अगले ही साल 1999 में हुए आम इंतखाबात में कांग्रेस हार गई और पार्टी को 114 सीटें मिली। इसके बाद 2014 के इलेक्शंस के वक्त भी सोनिया गांधी ही सदर थी। इन इलेक्शंस में कांग्रेस को अपनी तारीख की सबसे कम 44 सीटें मिल सकी थी। 2019 के इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी पार्टी के सदर थे और कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें ही मिल पाई थी। 1885 में कायम होने के बाद कांग्रेस पार्टी की अब तक 88 यानी 87 सुदूर ने कांग्रेस पार्टी की क़यादत की। इनमें से 19 सुदूर आज़ादी के बाद के 72 साल में बने। इनमें से 37 साल नेहरू गांधी खानदान का फर्द ही पार्टी सदर रहा। कांग्रेस की सदारत करने वालों में जवाहरलाल नेहरू ने 1951 से 1953 यानी करीब 3 साल, इंदिरा गांधी ने 1969, 1978 से 1984 तक यानी करीब 7 साल, राजीव गांधी 1985 से 1991 यानी 6 साल, सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक यानी 19 साल और राहुल गांधी 2017 से 2019 तक यानी करीब 2 साल। कुल मिलाकर 37 साल तक नेहरू गांधी खानदान पे कंट्रोल रहा कांग्रेस की सदारत का। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के सदर बनने के बीच 7 बार गैर नेहरू गांधी खानदान के सदर बनाए गए थे। आज़ादी के बाद पहली बार 1952 में 1952 में लोकसभा चुनाव हुए और शुरुआती 25 साल तक कांग्रेस के सामने कोई मजबूत मुतबादिल नहीं था। हालांकि 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद 1977 के इलेक्शन में पहली बार कांग्रेस को हार देखनी पड़ी। इस इलेक्शन में कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई थी। 1977 के वक्त देवकांत बरुआ पार्टी के सदर थे। इन इलेक्शंस में हार के बाद इंदिरा गांधी दोबारा सदर बनी और 1980 के इलेक्शन में 351 सीटें जीतकर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाई गई। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद 1985 में राजीव गांधी कांग्रेस सदर और वजीर आजम बने। उनके 5 साल के अहद के दौरान बोफोर्स जैसे मामले सामने आए। इस वजह से 1989 के इलेक्शंस में कांग्रेस इख्तिदार से बाहर हो गई। 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए और वोटिंग के दौरान राजीव गांधी का ही और कैंपेनिंग के दौरान ही राजीव गांधी का कत्ल हो गया। 1991 के इलेक्शन में कांग्रेस की हुकूमत बनी और PV नरसिम्हा राव वजीर आजम बने। नरसिम्हा राव को कांग्रेस सदर भी बनाया गया, लेकिन 1996 के इलेक्शन में ही कांग्रेस फिर हार गई और पहली बार BJP इख्तिदार में आई। इसके बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के सदर बने और 1998 के इलेक्शन में कांग्रेस फिर हार गई। इस हार के बाद सीताराम केसरी को ओहदे से हटा दिया गया और सोनिया गांधी सदर बनी। इसके बाद अगले ही आम इंतखाबात यानी 2004 में कांग्रेस ने 145 सीटें जीती और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर UPA हुकूमत तश्कील दी। कुछ जानकार राहुल गांधी के सदारत छोड़ने के फैसले को दुरुस्त मानते हैं और ये भी उम्मीद जाहिर करते हैं कि राहुल गांधी अब आज़ादाना तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए मुल्क भर के दौरे कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। उनके इस फैसले से BJP का परिवारवाद यानी फैमिली रूल वाला इल्ज़ाम काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता है।
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमदत्त को मारपीट मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। मारपीट का ये मामला साल 2015 का है। अदालत ने सोमदत्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के इंतखाबी मुहिम के दौरान एमएलए और 50 अफराद ने गुलाब बाग जाकर संजीव राणा के घर की घंटी लगातार बजाई थी। इसके बाद जब संजीव राणा ने इस बात पर एतराज़ किया तो एमएलए के हामियों ने उनसे मारपीट की। इससे पहले पिछले महीने में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के एक और एमएलए मनोज कुमार को 3 महीने की सजा सुनाई थी। उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि उन्हें फौरी जमानत भी मिल गई थी। मनोज कुमार को कोर्ट ने 2013 के असेंबली इलेक्शंस में नॉर्थ दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बने एक पोलिंग बूथ पर इंतखाबी अमल में खलल डालने का इल्जाम साबित हुआ था। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज क्रिस गेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपने वनडे करियर की आखिरी पारी खेली। यूनिवर्स बॉस और सिक्सर किंग के नाम से मशहूर गेल का वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी मैच था। इसके बाद यानी अगले वर्ल्ड कप में वो शायद ही खेलते नजर आएंगे। 39 ईयर्स के गेल ने वर्ल्ड कप की अपनी आखिरी पारी में दुनिया भर के अपने क्रिकेट फैंस को मायूस कर दिया, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि वो ज़रूर अच्छा मुजाहरा करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 के 42वें मैच में और अपनी टीम की तरफ से इस वर्ल्ड कप के आखिरी मुकाबले में क्रिस गेल ने 18 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 7 रन ही बनाए। गेल का वर्ल्ड कप के आखिरी पारी में इस अंदाज में आउट होना फैंस को मायूस कर गया। लेकिन जब वो आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तब स्टेडियम में मौजूद सभी अफराद ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। गेल ने भी बल्ला उठाकर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। उनके फैंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने आखिरी पारी कैसे खेली। उन्होंने इस अजीम खिलाड़ी को इसलिए इज्जत दी क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के तमाम क्रिकेट फैंस को खूब एंटरटेन किया और एक से बढ़कर एक कामयाबी अपने करियर में हासिल की। वैसे भी इंग्लैंड की ज़मीन पर यह वर्ल्ड कप में उनकी आखिरी पारी भी थी। वर्ल्ड कप के इस आखिरी मैच में मैदान पर उतरने से पहले वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी इमोशनल नजर आए। उन्होंने गेल को हाथ मिलाकर और गले लगाकर बधाई दी। गेल को एहसास था कि काफ़ी इमोशनल मोमेंट है, उसके बावजूद वो अपनी फितरत के मुताबिक हंसते रहे। इस वर्ल्ड कप में गेल का मुजाहरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था और उन्होंने 9 मैचों में 30.25 के औसत से 242 रन्स बनाए। गेल ने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज लगाई। इस वर्ल्ड कप से पहले क्रिस गेल ने कहा था कि शायद वो इसके बाद अपने वनडे करियर को अलविदा कह देंगे, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। वर्ल्ड कप के दौरान गेल ने कहा था कि हिंदुस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के बाद वेस्टइंडीज़ में होने वाली क्रिकेट सीरीज में वो खेलना चाहते हैं। हो सकता है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस क्रिकेट सीरीज के दौरान अपनी सरजमी पर क्रिकेट को अलविदा कह दें। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए चारों टीमों का नाम लगभग तय हो गया है। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम थी। उसके बाद इंडिया ने और फिर इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारने के बावजूद लगभग सेमीफाइनल में पहुंच ही गई। वो ऐसे कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत भी जाता है तब भी न्यूजीलैंड का रन रेट उससे कहीं ज़्यादा है। हिंदुस्तानी टीम के फैंस के सामने अब यही सवाल है कि आखिर सेमीफाइनल में कौन सी टीम इंडिया को कड़ी चुनौती दे सकती है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया किससे भिड़ेगी, इसका फैसला 6 जुलाई को होने वाले मैच से साफ हो जाएगा। 6 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें अपना आखिरी लीग मैच खेलेंगी। इस मुकाबले में अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है तो टीम इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड से होगा और ये मैच 11 जुलाई को खेला जाएगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और इंडियन टीम भी श्रीलंका को मात देती है तो ऐसे में टीम इंडिया का सेमीफाइनल में सामना होगा न्यूजीलैंड से। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया शानदार फॉर्म में दिख रही है। अगर मिडिल ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो टीम हर फील्ड में जोरदार मुजाहरा कर रही है। इस वक्त टीम इंडिया किसी को भी हरा सकती है। हालांकि अगर सेमीफाइनल में इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होता है तो उसके लिए फाइनल की राह आसान हो सकती है। केन विलियमसन की कप्तानी में कीवी टीम ने वर्ल्ड कप की शुरुआत तो जोरदार तरीके से की, लेकिन पिछले 3 मुकाबलों में टीम पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड से हारकर कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। उसकी बल्लेबाजी में वो जोश नज़र नहीं आ रहा है और इंडिया के साथ कीवी का मैच आसान साबित हो सकता है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और इंडिया की भिड़ंत के लिए हफ्ते को होने वाले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराना होगा। साथ ही उसी दिन टीम इंडिया को भी श्रीलंका को मात देना होगा।
न्यूजीलैंड के अलावा सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से भी हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो विराट की सेना के लिए मेजबान टीम के खिलाफ फाइनल में जगह बनाना आसान नहीं होगा। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। $5 ट्रिलियन की मईशत का निशाना हासिल करने 8% ग्रोथ रेट होगा दरकार। पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे पेश। लोकसभा में तेलंगाना के मसाइल ना पेश किए जाएं। टीआरएस एमपीज की स्पीकर से मांग, लेकिन बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट ने भी दिया करारा जवाब। आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, कहा और 10 गुना ताकत से करेंगे आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला। क्रिस गेल ने खेला वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, लेकिन क्रिकेट को अलविदा कहने का नहीं किया रस्मी ऐलान। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का किससे होगा मुकाबला, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? 6 जुलाई को खत्म होगा सत्र। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।